तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी। इसमें हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका सेकंड चैप्टर होता है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जीन, ये चैप्टर आपका चल रहा था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तो देख लिया था और आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है आज की इस वीडियो में, उसको हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को बताया था, तो यदि आप लोग सारी वीडियोस को लगातार नहीं देखोगे, यानी कि रेगुलर नहीं देखोगे, तो आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएँगी। तो इसीलिए यदि आप लोग सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चाहते हो, तो हर एक लेक्चर को आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएँगी। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ों को बताता तो हूँ ही, साथ में उसका जो नोट्स है वो भी मैं आपको साथ-साथ में बनवाता रहता हूँ, ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी कर पाओ और साथ ही में आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले से तैयार करो और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ। उसके अलावा यदि आपको हमारे टॉपर ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। 499 चार्ज रहने वाला है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब कौन-कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है, उसे आइए देख लेते हैं। अगर आप लोग टॉपर ग्रुप हमारा लेते हैं, इसमें आपको पीसीबी यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको यहाँ पर नोट्स मिलेगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा और साथ ही में हिंदी प्लस इंग्लिश के भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर दिए जाएँगे। नंबर हमारा हो जाता है 9793940081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चार्ज आपका इतना रहने वाला है, इसको भी ज्वाइन करना और लोग ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की बात करते हैं और लेक्चर नंबर 6 में जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। यानी कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपके 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। पहला है आपका निषेचन पूर्व घटना, दूसरा आपका निषेचन, तीसरा है आपका निषेचन पश्च घटना। सबसे पहले हम लोगों ने पुष्प के बारे में समझा, उसके बाद फिर हम लोगों ने निषेचन पूर्व घटना के बारे में समझा। निषेचन पूर्व घटना में आपकी 2 घटनाएँ होती हैं। कौन-कौन सी घटनाएँ होती हैं? तो यहाँ पर आपकी 2 घटनाएँ होती हैं। पहला होता है आपका युग्मक निर्माण, दूसरा आपका होता है परागण या फिर आप बोल सकते हो युग्मक स्थानांतरण। तो ये आपका जो पहला, अगर आपको टॉपिक कंप्लीट करना है निषेचन पूर्व घटना, तो आप लोग इससे पहले की सारी वीडियोज़ को देख लेना। वहाँ पर मैं आपको यहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर करवा दिया हूँ। तो यहाँ पर जो आपका पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, वो तो आपका पूर्ण से कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक आपका इसमें होता है निषेचन। अब जब आप लोग निषेचन को कंप्लीट कर लोगे, फिर आपका इसमें एक टॉपिक बचेगा निषेचन पश्च घटना। इसमें भी जो चीज़ें होंगी, उसे भी आप लोग कंप्लीट कर लोगे, तो ये चैप्टर आपका पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज इस वीडियो में पढ़ने वाले निषेचन के बारे में कि निषेचन क्या होता है और कैसे निषेचन होता है, उसके बारे में समझने वाले हैं। और ये निषेचन का टॉपिक हम लोग आज की आज ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लोग निषेचन पश्च घटना के बारे में समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर आते हैं, निषेचन के बारे में समझना शुरू कर देते हैं। तो निषेचन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा के लिए होता है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं 1-2 नंबर के लिए। निषेचन की परिभाषा बताइए, तो आप लोग कैसे बताओगे, आइए समझ लेते हैं। निषेचन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है निषेचन, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन की जो क्रिया होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य जो है बहुत ही सिंपल सा है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, तो फिर उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, निषेचन बोलते हैं। और जो निषेचन होता है आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है आंतरिक निषेचन और एक आपका होता है बाह्य निषेचन। जब शरीर के अंदर निषेचन होता है, तो हम लोग आंतरिक निषेचन बोलते हैं और जब शरीर से बाहर निषेचन होता है, तो उसको हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं। यदि हम लोग पुष्पीय पौधों की बात करेंगे, तो उसमें आपका आंतरिक निषेचन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पुष्पीय पौधों में क्या होता है, स्त्रीकेसर होता है, उसके अंदर आपका बीजांड होता है और उसके अंदर आपका क्या होता है, मादा युग्मक होता है, यानी कि अंड होता है। और फिर उसी के अंदर जब आपका नर युग्मक जाता है, तो फिर वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो निषेचन होता है पुष्पीय पौधों में, उसमें आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि पुष्पीय पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो एक बार मैं फिर से आपको कह सकते हैं कि रिवाइज़ करा देता हूँ कि निषेचन क्या होता है। तो आप बताओगे जैसे कि नर युग्मक मैंने आपको बताया, तो पुष्पीय पौधों में नर युग्मक क्या होगा, आपका परागकण होगा और मादा युग्मक आपका होगा अंडकोश का। तो जब नर युग्मक यानी कि परागकण और मादा युग्मक यानी कि अंड आपस में संयोजन करेंगे, तो उस क्रिया को हम लोग बोलेंगे निषेचन। और पुष्पीय पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। तो निषेचन में कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और वहाँ पर हम लोग परागकणों का अंकुरण एवं पराग नलिका के निर्माण के बारे में समझने वाले हैं। क्योंकि जो परागकणों का अंकुरण है, उसका मतलब ही है निषेचन। यानी कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, वो परागकण के अंकुरण एवं पराग नलिका के निर्माण से ही प्रारंभ होती है पुष्पीय पौधों में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में
कह सकते हैं कि 2 टॉपिक मैंने आपको बताए थे। पहला आपका था युग्मक निर्माण, दूसरा आपका था युग्मक स्थानांतरण। तो जब युग्मक स्थानांतरण हो जाएगा यानी कि जो परागकण है वो मादा युग्मक के पास पहुँचने के लिए तत्पर हो जाएगा, यानी कि मादा युग्मक या बोल सकते हो आप लोग E3 केसर पर इस प्रकार से पहुँच जाएगा। मान लीजिए 2 आपके परागकण हैं, कहीं से भी किसी भी माध्यम से उड़ करके या फिर वायु के माध्यम से या फिर जल के माध्यम से या फिर कीट के माध्यम से यहाँ पर स्त्री केसर के ऊपर आकर के गिर जाएँगे इस प्रकार से। तो उसमें आगे क्या-क्या प्रक्रियाएँ होंगी उसको हम लोग समझना है, किस प्रकार से ये आपका जो परागकण होगा वो यहाँ पर मादा युग्मक के पास पहुँचेगा और साथ ही में इसका अंकुरण किस प्रकार से होगा, परागनलिका का निर्माण किस प्रकार से होगा उसको हम लोग को यहाँ पर समझना है। तो ये आपका डायग्राम होता है, मैं आपको यहाँ पर एक-एक लाइन पढ़ता जाऊँगा और आपको डायग्राम को अच्छे से समझाता चले जाऊँगा। मैं आपको पहले भी स्त्री केसर का डायग्राम बना करके दिखाया ही हूँ, तो वो तो आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब परागकण संकर पुष्प की वर्तिका पर पहुँचते हैं, तब इनका अंकुरण होता है और परागनलिका का निर्माण होता है। यानी कि जो इनके कह सकते हैं जो संगत पुष्प होंगे, जिनमें इनका निषेचन हो सकता है, जब उस वाले पुष्प पर ये जो परागकण है वो पहुँचेंगे, तो फिर क्या होगा कि इनका अंकुरण होना स्टार्ट हो जाएगा और परागनलिका का निर्माण होगा। ये आपको यहाँ पर समझना है कि जब संगत पुष्प होगा तभी जाकर के इनका अंकुरण होना स्टार्ट होगा। अगर संगत पुष्प नहीं मिलता है, तो फिर अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि जब परागकण आपका संगत पुष्प की वर्तिका पर पहुँचेगा, तो फिर इनका अंकुरण होता है और परागनलिका का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका ये परागकण होता है, इसी से आपका परागनलिका का निर्माण होता है, जो कि आपका जाकर के बीजांड में मिलता है। फिर आगे आप उसमें बताएँगे कि ये परागनलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है और परागनलिका के रास्ते में ही आपके जनन कोशिका विभाजित होकर आपके 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। यानी कि इसमें क्या होता है परागकण में जनन कोशिका होती है और फिर ये जो परागकण होता है इसी से क्या होता है कि कह सकते हैं आप लोग परागनलिका बनती है और ये परागनलिका आकर के यहाँ पर बीजांड द्वार से बीजांड में अंदर प्रवेश करती है और फिर यहीं पर आपका क्या होता है मादा युग्मक होता है। अब जो आपका जनन कोशिका होता है ये इसी रास्ते में यानी कि परागनलिका में ही क्या होता है इसमें क्या होता है विभाजन हो जाएगा और यहाँ पर 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। फिर क्या होगा आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि बीजांड में एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है जिसमें भ्रूणपोष बोलते हैं, गुणकोष बोलते हैं। भ्रूणकोष में ही आपका अंड या मादा युग्मक पाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि इसमें क्या होता है 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंड कोशिका पाई जाएगी तो एक नर युग्मक आकर के अंड कोशिका का संयोजन कर लेगा जिससे निषेचन हो जाएगा और दूसरा जो नर युग्मक होगा आपका वो आपका यहाँ पर जो बीच में जो कोशिका पाई जाती है उसमें बोलते हैं द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका बोल सकते हो आप लोग, तो उसमें जाकर के निषेचन कर लेता है जिससे आपका भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। अब भ्रूणपोष जो इसमें बीच में जो निर्माण होता है भ्रूणपोष का, उसका मतलब ये होता है कि वो बीज को क्या कर सकते हैं कि जो इसमें कह सकते हैं जो निषेचन होता है तो जो आपका भ्रूण उत्पन्न होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है भ्रूणपोष और ये आपका होता है भ्रूणकोष। यानी कि भ्रूणपोष और भ्रूणकोष में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, भ्रूणकोष अलग होता है, भ्रूणपोष अलग होता है। भ्रूणकोष में क्या होता है ये सारी कोशिकाएँ रहती हैं और जो भ्रूणपोष होता है वो आपका कह सकते हैं कि आप लोग विकसित हो रहे विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ आपको इसमें समझनी थी कि परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि परागनलिका का जो भ्रूणकोष में प्रवेश होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार आपका इसमें हो जाएगा निभाग द्वारा परागनलिका का प्रवेश, दूसरा आपका हो जाएगा अध्यावरण द्वारा परागनलिका का प्रवेश और तीसरा आपका हो जाएगा बीजांड द्वारा परागनलिका का प्रवेश। यानी कि जो परागनलिका होती है वो भ्रूणकोष में वो निम्न प्रकार से प्रवेश कर सकती है। पहला प्रकार मैंने आपको क्या बताया निभाग द्वारा प्रवेश, यानी कि जब ये आपका परागनलिका यहाँ से प्रवेश करेगी निभाग से तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे निभाग द्वारा परागनलिका का प्रवेश। और जब ये आपका अध्यावरण यानी कि इस वाले पार्ट से प्रवेश करेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे अध्यावरण द्वारा परागनलिका का प्रवेश। और जब आपका यहाँ पर बीजांड द्वार के द्वारा जब प्रवेश करेगी जैसा कि मैंने चित्र में आपको दिखाया है तो हम लोग बोलेंगे बीजांड द्वारा परागनलिका का प्रवेश। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। निभाग द्वारा परागनलिका का प्रवेश को हम लोग बोलते हैं इसमें चलेजोगेमी और साथ ही में अध्यावरण द्वारा परागनलिका का प्रवेश को हम लोग बोलते हैं मीसोगेमी और बीजांड द्वारा परागनलिका का जो प्रवेश होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोरोगेमी। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार यहाँ पर आपके होते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपका होता है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन किस प्रकार से होता है उसको आपको समझना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो क्या होता है दोहरा निषेचन आइए समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ दोहरा निषेचन आखिर होता क्या है। मैं यहाँ पर पेज ले लेता हूँ ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने आपको यहाँ पर स्त्री केसर बनाया था इस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्या बनाया था स्त्री केसर बनाया था जिसके अंदर आपका क्या था बीजांड था। इस प्रकार से आपका ये बीजांड था। ठीक है, इस प्रकार से आपका इसमें बीजांड था। अब इसमें मैंने आपको बताया ही पहले कि आपका 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं
2 कोशिका मतलब कि एक कोशिका बीच में होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं और नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं। इसमें बीच वाली जो कोशिका होती है वो आपकी क्या होती है, वो कोशिका आपकी अंड कोशिका होती है। तो जब आपका यहाँ पर जो कह सकते हैं कि परागकण है, जब वो परागकण यहाँ पर पहुँचेगा तो उसमें क्या होगा, अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से परागकण से एक नलिका निकलेगी, इसे हम लोग पराग नलिका बोलेंगे और वो आकर के यहाँ पे बीजांड द्वार से इसमें प्रवेश कर जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। और फिर जब इसमें से जो आपका जनन कोशिका जो होगी वो आपका क्या होगा, यहाँ से जब इस नलिका के माध्यम से इसमें आएगी तो रास्ते में ही क्या होगा, इसमें 2 केंद्रक का निर्माण हो जाएगा, 2 नरयुग्मक का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जो एक नरयुग्मक होगा वो तो आपका यहाँ पर अंड कोशिका से संयोजन कर लेगा, तो ये आपका ये पहला निषेचन हो गया और इससे क्या होगा, निषेचन प्रक्रिया हो जाएगी तो भ्रूण का निर्माण होगा। और जो दूसरा निषेचन बनता है वो आपका दूसरा जो नरयुग्मक होता है वो आपका यहाँ पर जो आपके ध्रुवीय कोशिका होती है उससे, यानी कि इस वाले से आकर के निषेचन कर लेता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें आपका 2 बार निषेचन हो रहा है ना, एक बार तो आपका अंड कोशिका के साथ हो रहा है, दूसरी बार आपका द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका के साथ हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं दोहरा निषेचन, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा में कि नर जनन कोशिका में पराग नलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 नरयुग्मक का निर्माण होता है, जो कि मैंने आपको बताया ही है। और इनमें से एक नरयुग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करेगा और दो जो विकसित होकर के भ्रूण बन जाएगा, तथा दूसरा जो नरयुग्मक होगा वो आपका ध्रुवीय केंद्रकों से क्रिया कर लेता है जिससे हम लोग प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है और यही बाद में भ्रूणपोष बन जाता है। तो इस संपूर्ण क्रिया में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 बार निषेचन हो रहा है। पहली बार आपका जब आपका नर युग्मक मादा युग्मक से संयुक्त हो रहा है और दूसरी बार आपका यहाँ पर जब नर युग्मक आपका द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक के साथ संयोग कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पर 2 बार निषेचन हो जा रहा है। तो इस संपूर्ण क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं या फिर हम लोग द्विनिषेचन भी बोल सकते हैं। ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज याद रखना है कि निषेचन प्लस त्रिसंलयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन बोलते हैं या फिर दोहरा निषेचन बोलते हैं। निषेचन क्या होता है, जब आपका नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो आपका होता है निषेचन, और त्रिसंलयन क्या होता है उसे भी आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके 2 केंद्रक हैं, तो यहाँ पर पहले से 2 है, यहाँ पर एक और आकर के मिलेगा नरयुग्मक तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 संलयन हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन बोलते हैं। तो यही आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि त्रिसंलयन प्लस निषेचन को हम लोग द्विनिषेचन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार निषेचन होता है, इसलिए हम लोग इसे 2 निषेचन बोलते हैं। तो दोहरा निषेचन में कोई डाउट होगा तो कंप्लीट आप लोग पूछ सकते हो, और साथ ही मुझे लगता है कि कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और निषेचन की जो प्रक्रिया थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा निषेचन पश्च घटना के बारे में भी समझ लेते हैं, उसके यहाँ पे वीडियो को समाप्त करेंगे और बाकी जो टॉपिक थोड़ा बहुत बच जाएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, लेक्चर नंबर 7 में, और ये चैप्टर आपका पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो निषेचन पश्च घटनाएं क्या होती है, यानी कि निषेचन की बाद की घटना। पहले मैंने आपको बताया निषेचन पूर्व घटना जिसमें आपका नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो रहा था, फिर मैंने आपको यहाँ पर निषेचन के बारे में बताया। अब मैं आपको यहाँ पर निषेचन पश्च घटना यानी कि निषेचन के बाद की क्या घटनाएं होती हैं उसको मैं आपको ऊपर समझाने वाला हूँ। तो निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहला आपका होता है भ्रूणपोष का विकास, दूसरा आपका होता है भ्रूण यौन इसका विकास, तीसरा आपका होता है बीज व फल का निर्माण। तो भ्रूणपोष का विकास क्यों होता है, ये उसको सबसे पहले समझते हैं। तो जो भ्रूणपोष होता है ये आपका विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, इसीलिए सबसे पहले भ्रूणपोष का विकास होगा, जो कि आपका त्रिसंलयन जो प्रक्रिया हो रही थी वो भ्रूणपोष से ही बन रहा था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपके 2 केंद्रक थे, 2 ध्रुवीय केंद्रक थे, उससे जब आपका एक नरयुग्मक आकर के मिल रहा था तो हम लोग क्या बोल रहे थे, त्रिसंलयन बोल रहे थे, और उससे ही आपका भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा था, जो कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा प्रकार आपका इसमें होता है भ्रूण एवं इसका विकास, यानी कि भ्रूणपोष के बाद में क्या होगा कि जो आपका युग्मनज होगा वो भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से उसका विकास किस प्रकार से होगा हम लोग अगले पेज पर पढ़ेंगे। और फिर तीसरा इसमें आपका होता है बीज व फिर फल का निर्माण। तो यहाँ तक ये 3 टॉपिक आप आपके बच्चे हुए इस चैप्टर में, इन तीनों को पढ़ लोगे, ये आपका चैप्टर पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि भ्रूणपोष क्या होता है। तो जिस थैले जैसी संरचना में भ्रूण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भ्रूणकोष बोलते हैं, तथा भ्रूण को जो पोषण प्रदान करता है वो वाली जो त्रिगुणित कोशिका होती है उसको हम भ्रूणपोष बोलते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना है कि भ्रूणपोष क्या होता है। तो आप बताओगे कि जिस थैले जैसी संरचना में भ्रूण बनेगा उसको तो हम लोग भ्रूणकोष बोलते हैं, वो तो भ्रूणकोष आपका क्लियर है। जब आपका क्या होगा, जो भ्रूणकोष बन गया है, ठीक है, अब तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले जो त्रिगुणित कोशिका होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे भ्रूणपोष, जो कि आपका त्रिसंलयन से मैंने आपको पहले ही बताया है। तो जो भ्रूणपोष होता है आपका 3 प्रकार से होता है। पहला आपका होता है कोशिकीय भ्रूणपोष, दूसरा आपका होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, तीसरा आपका होता है हेलोबियल भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष को हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो आपका केंद्रीय आपका जो भ्रूणपोष होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो आपका हेलोबियल भ्रूणपोष होता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो इस प्रकार से आपका ये
चीज़ आपको वहाँ पर समझनी थी मैंने आपको समझा दी है। तो यहाँ से आपका निषेचन पक्ष घटना में जो आपका पहला टॉपिक था भ्रूण कोश का विकास, ये तो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर 2 टॉपिक आपके बचे हैं, भ्रूण यौन इसका विकास और ये आपका बचा है भ्रूण बीज या फिर फल का निर्माण। ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं और वहाँ यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, ये चैप्टर आपका पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही में यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।